गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा आपको पता है कल आपका हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टेस्ट है। सबसे लेंथी चैप्टर है ये आपका। आई होप आपने चैप्टर रिवाइज भी कर लिया होगा। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको सेंड भी कर दिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आपको इस चैप्टर के अंदर 3 यूनिफिकेशन है, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। ये तीनों ही यूनिफिकेशन बोर्ड में से इनमें से एक यूनिफिकेशन हर साल पेपर में आती है, और वैसे भी इस चैप्टर के अंदर तीनों यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने ब्रिटेन की यूनिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आपको करवा दी थी, जर्मनी और इटली की भी हो चुकी है। फिर भी मैं आपको ब्रॉडली लेवल पर इसके पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है। अगर 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ में से ये बताना है कि इस प्रोसेस के अंदर पर्शिया ने जर्मनी की किस प्रकार से हेल्प की थी। स्टार्टिंग के अंदर स्टूडेंट जर्मनी के अंदर 1848 के अंदर ओनली मिडिल क्लास के जो लोग थे, इन्होंने जो है मूवमेंट चलाई थी अपने कंट्री को फ्री करवाने के लिए। इसके अंदर पर्शिया के अंदर जो ओटोमन बिस्मार्क हैं उनकी हेल्प लेते हुए यहाँ पर 3 देशों के साथ जो है वार किया गया था, और 7 सालों तक 7 ईयर्स तक ये वार्स चले थे, जिसके अंदर डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया की हार हुई थी और पर्शिया की जीत हुई थी। पर्शिया की जीत यानी कि जर्मनी की, क्योंकि पर्शिया लड़ किसके लिए रहा है, जर्मनी के लिए। और जनवरी 1871 के अंदर पर्शिया के ही राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया गया था। पर्शिया का राजा क्यों? क्योंकि जर्मनी और पर्शिया बिल्कुल साथ साथ थे और पर्शिया ने इसकी हेल्प की थी, इसलिए उसी के ही किंग को इसका एम्परर बना दिया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको सिर्फ पार्टी के बारे में बताना है कि बेहद ठंडे शीश महल के अंदर 18 जनवरी 1871 को जो पार्टी रखी गई थी उसके अंदर ओटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व के अंदर काइजर विलियम फर्स्ट पर्शिया को जो है क्राउन पहना दिया गया था, और जो नई जर्मनी बनी थी उसका एम्परर प्रोक्लेम किया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर सिर्फ कंक्लूजन बताना है कि नेशनल बिल्डिंग जो प्रोसेस है जर्मनी की, वास्तव में वो पर्शिया की डोमिनेंस को दिखाती है। अगर पर्शिया इसकी हेल्प ना करता तो शायद जर्मनी कभी भी फ्री कंट्री ना होता। नेक्स्ट है इटली। इटली के अंदर आपको मैं सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ यूनिफिकेशन में काउंट नहीं होता है। अगर सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि इटली की फ्रेगमेंटेशन बिखराव बताइए, तो आपको बताना है कि ये 7 भागों में बटा हुआ था, और किस तरह से नॉर्थ के अंदर ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग थे, सेंटर में पोप थे, साउथ के अंदर स्पेन के राजा बुर्बो थे। और फिर आपने जो है इसकी यूनिफिकेशन के 3 हेडिंग बनाने हैं। सबसे पहले देखिए जुसेपी मैज़िनी का रोल, नेक्स्ट आएगा अगले पेज के ऊपर चीफ मिनिस्टर कावूर का रोल, और सबसे लास्ट में जुसेपी गैरीबाल्डी का जो है रोल बताना है। सिर्फ यहाँ तक आपने इसको बताना है। चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ही बुक होगी, पेज नंबर 20 के ऊपर देखिएगा इसको। जुसेपी मैज़िनी के बारे में बताना है कि 24 एज का वो छोटा सा लड़का था, जिसमें उसने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी लड़ाई की। 1831 के अंदर वो पकड़ा भी गया था। 1848 का मतलब जो था कि जितनी भी जो लड़ाई थी इटली के अंदर सर्डिनिया पिडमंट जो एक छोटा सा एक वहाँ का रीजन था, क्षेत्र था, उसके ऊपर आ गिरी थी, और विक्टर एमेनुएल द्वितीय के मतलब कि उसकी हेल्प के द्वारा जो है जुसेपी मैज़िनी ने ये फ्रे स्टार्ट किया था। इसके बाद चीफ मिनिस्टर कावूर ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। इसने फ्रांस के साथ में एक डिप्लोमेटिक जो है संधि करवा दी थी, और उसकी इटली की हेल्प करने के लिए इसने फ्रांस को रेडी किया था। देखिए कावूर के बारे में बता रखा है, लाइक मैनी other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. इटली का होने के बावजूद भी वो फ्रेंच बोला करता था। Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces in 1859. इनके सन 1859 के अंदर तो ऑस्ट्रियाई फोर्सेस को कावूर ने बाहर ही निकाल दिया था। सिर्फ साउथ के अंदर स्पेन के राजा बुर्बो रह गए थे, उनको जुसेपी गैरीबाल्डी ने क्या किया, जॉइन द फ्रे। फिर होता है आंदोलन के अंदर उन्होंने भी ज्वाइन किया। 1860 के अंदर मार्च इनटू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिली एंड सक्सेडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। साउथ के अंदर आप अपनी खुद की लैंग्वेज में इजी बनाकर लिख सकते हैं। लोकल पीजेंट्स की हेल्प से उन्होंने ड्राइव आउट यानी कि खदेड़ दिया स्पेनिश रूलर, स्पेन के राजाओं को, और वो कौन थे, बुर्बो राजा। तो क्या हुआ, अंत में इटली 1861 में, जैसे हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ है, उसी प्रकार से 1861 के अंदर विक्टर एमेनुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड, उनको घोषित कर दिया गया द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। स्टूडेंट्स आपको इसके 3 पैराग्राफ बनाने हैं। नंबर 1 हेडिंग बनेगा जुसेपी मैज़िनी का रोल,
एनी 2-3 पॉइंट्स जो आपको इजी लगे आप खुद से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर काउर का रोल, आपको पढ़ना है, इसको लर्न करना है, समझना है, लेकिन अपनी खुद की लैंग्वेज में आप एनी 2 लाइन 3 लाइन जो आपको इजी लगती है आप बना करके वो लिखेंगे। लास्ट आएगा जोसेफी गैरिबाल्डी, रोल ऑफ जोसेफी गैरिबाल्डी ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले इसकी जो है फ्रेगमेंटेशन जरूर बतानी है कि इटली 7 डिनास्टिक स्टेट में बटा हुआ था और यहाँ पर जो है मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ओनली वन सर्डिनिया पिडमांट एक ऐसा राज्य था जहाँ पर इटालियन जो वास्तविक राजघराने के लोग थे वो राज कर रहे थे। नॉर्थ में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग, मिडल में पोप, साउथ के अंदर स्पेन के राजा बुर्बो। ओके, इवन द इटालियन लैंग्वेज यानी कि इटली के अंदर ही इटालियन लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर रखा था, बहुत सारी रीजनल और लोकल वेरिएशन यहाँ पर मौजूद थी। और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे आपको तीनों ही यूनिफिकेशन अच्छे से करनी है, ब्रिटेन, इटली एंड जर्मनी। जर्मनी का ध्यान रहे पेज नंबर 19 के ऊपर ये 3 पैराग्राफ हैं, ये तीनों ही करने हैं। बीच वाला सिर्फ आपकी जो है बता रही कैसे इसको एम्परर घोषित किया गया था, उसको क्राउन पहनाया गया था, लास्ट के अंदर कंक्लूजन है। ये मिडिल का जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फॉर द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली लिखा हुआ है। बेटा जर्मनी की यूनिफिकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न करनी है। कल आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको इसके लिए अच्छे से रेडी रहना है। इसके बाद भी अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर। ओके बेटा, थैंक यू।